इस वाली इक्वेशन को क्या करना सीखेंगे, डिराइव करना सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आवर 6th लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि क्या थी, कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ये वाली क्या थी, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। क्या थी, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। आज हम इस वाली इक्वेशन को क्या करना सीखेंगे, डिराइव करना सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान दें इधर, SWE से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। ये वाली हमने इक्वेशन क्या करनी है, डिराइव करनी है। ये दी थी उन्होंने इक्वेशन। तो क्या हुआ था कि स्क्रोडिंगर थे ना, उन्होंने क्या दिया था, एक इक्वेशन दिया था, वेव इक्वेशन, जो क्या डिफाइन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहा था। क्या एक्सप्लेन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए जो वेव इक्वेशन दी गई उसका नाम था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इन्होंने कहा, एक एक्सपेरिमेंट करा, ऐसे ही जैसे लास्ट हमने सिनुसॉइडल के अंदर पढ़ा था, सेम इन्होंने क्या करा, 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। क्या करा, बांध दिया मान लो एक स्ट्रिंग को ऐसे, और जो इसका मैक्सिमम जो इसका जो ये, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये कितना था, y मान लिया इन्होंने। कितना मान लिया, y। और इन 2 पॉइंट्स के बीच में इन्होंने उसको क्या किया, बांध दिया, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, y है। अब जो ये y है, जो ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या था, फंक्शन था। किसका फंक्शन था ये, पोजीशन का, और किसका, टाइम का फंक्शन था, जिसको मैंने सिनुसॉइडल वाले लेक्चर में क्या कहा था कि वो साई को मान लेते हैं। तो साई के दोनों फंक्शन है, पोजीशन और टाइम। फंक्शन होने का क्या मतलब है कि जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, पोजीशन और टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो क्या होता है, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, कर्ल स्क्वायर साई अपॉन, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, y को ले रहे हैं एम्पलीट्यूड, तो y को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपॉन क्या लिखा हमने यहाँ पे, कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। और क्या, किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं हम इसको, कर्ल स्क्वायर y अपॉन टाइम। ये थी हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास y एम्पलीट्यूड है, x पोजीशन है, और ये v हमारे पास वेलोसिटी है वेव की, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड और ये हमारे पास क्या है, टाइम इंटरवल है, ठीक है। क्या है, हमारे पास टाइम है। ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी सिनुसॉइडल में, ये इक्वेशन दी थी। अब क्या हुआ, हमारे पास इस इक्वेशन को अब और ज़्यादा अच्छे से सोल्व करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके टुकड़े करने होंगे। हम इसको एज वेरिएबल्स पढ़ेंगे, यानी कि जो y है इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, y जो है वो क्या है, 2 टर्म्स का क्या है, फंक्शन है। पहली वाली टर्म है पोजीशन, दूसरी वाली टर्म है, इसको मैं f मान लेती हूँ, और दूसरी वाली जो टर्म है वो क्या है, टाइम। दूसरी वाली टर्म हमारे पास क्या है, टाइम है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि पहली बात तो हम पढ़ रहे इतने छोटे पार्टिकल्स, ऊपर से हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ें। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ें, टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ें, तो क्या हो जाता है, वो चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस इक्वेशन को ऐसे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए क्या किया गया कि टाइम को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो इसलिए हमने जो ये इक्वेशन पढ़ी, इसको हमने कैसे पढ़ा, टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को लिखा गया, ये इक्वेशंस जो होते हैं आपको प्लॉट करके नहीं दिखाना है। एफ ऑफ एक्स ये डायरेक्ट आपको ऐसे याद करनी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, नॉर्मली इक्वेशन है, ए साइन 2 पाई लैम्डा डॉट एक्स। ये थी हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन में से लिख जाओ, टाइम इंडिपेंडेंट क्या है, फंक्शन है हमारे पास। और अगर मैं बात करूँ टाइम डिपेंडेंट फंक्शन की, तो वो हमारे पास क्या था,
वो कितना था हमारे पास, a sin 80 प्लस b cos 80। ये हमारे पास क्या था, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन। लेकिन क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, टाइम को नेग्लेक्ट करके चलने वाले हैं, क्योंकि जो टाइम के साथ अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, टाइम वाली टर्म को क्या कर दिया हमने, नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो इस वजह से ये वाली टर्म तो हमें पढ़नी है नहीं। तो ये वाली टर्म अगर हमें नहीं पढ़नी तो हमारे पास y, इस वाली टर्म को हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, हम जीरो नहीं लेके चल रहे हैं, हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हो तो पूरी वरना तो पूरी जीरो हो जाएगी। तो ये हमने इसको हटा दिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ से हम देख सकते हैं जो y है, अब यहाँ से देखें एक बारी, ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी, ये वाली टर्म तो हमने क्या कर दी है, नेग्लेक्ट कर दी है। ये वाली टर्म एफ ऑफ एक्स ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इनटू एक्स है, तो ये वाली टर्म ये इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो गया, ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा डॉट एक्स। ये वाली आ गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है, मैं इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन नाम दे देती हूँ। अब ये जो इक्वेशन आई है, अगर मैं क्या करूँ, y को, एम्पलीट्यूड को किसकी टर्म्स में लिखूँ, फंक्शन साई के टर्म्स में लिखूँ, किसकी टर्म्स में लिखूँ, साई की टर्म्स में लिखूँ, वेव फंक्शन की टर्म्स में लिखूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, साई इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू एक्स, ऐसे लिखूंगी। और अगर मैं पढ़ रही हूँ सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस के लिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, हो गया ये क्लियर। साई एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए साइन 2 पाई लेमडा बाई 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स आ जाएगी। अब ये तो पढ़ी हमने किसकी, एक्स एक्सिस के अलोंग। फिर अगर हम देखना चाहे वाई और जेड के अलोंग तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बस हमें वाई लिखना है, यहाँ पे वाई जेड और जेड, लेकिन अभी वो हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, उसको उस स्टेप को हम थोड़ी टाइम बाद ऐड करेंगे, इसके अंदर ऐड जरूर करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमने y वाले टर्म को किससे रिप्लेस कर दिया, साई एक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा, वेव फंक्शन कहा, इस इलेक्ट्रॉन वेव का। अब क्या करना है हमें, इस इक्वेशन को हमें करना है सोल्व, और जो यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊँ तो उन्होंने क्या किया, ये वाली टर्म में लिख देती हूँ, यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें पड़ेगी इसकी ज़रूरत, इस इक्वेशन की। अब मैं क्या करूँ, अगर डबल डिफरेंशिएशन करूँ, क्या करूँ अगर डबल डिफरेंशिएशन, मैं किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रही हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रही हूँ, मैंने कर दिया डबल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी, -4 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपॉन लेमडा हो जाएगा, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा डॉट एक्स एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगी तो कितना आ जाएगा, -4 पाई अपॉन लेमडा ए साइन 2 पाई डॉट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब जो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से, जो ए साइन 2 पाई लेमडा बाई लेमडा इंटू एक्स की जो वैल्यू है वो तो कौन सी वैल्यू है, एक सेकेंड 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। जब हम एक बार करेंगे तो 2 आएगा, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, और फिर से लेमडा ये हो जाएगा एक बार, फिर ये फिर से करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा इंटू लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, इसका क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन हो गया। कैसे सोल्व करा हमने इसको, डबल डिफरेंशिएशन करके हमने इसको सोल्व करा। आपको पूरे स्टेप लिखने हैं ये, जब आप क्वेश्चन में लिखोगे, एग्जाम में इसको सोल्व करोगे तो आप लिखोगे कि इस वाली इक्वेशन को हम डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गई है, ये वाली इक्वेशन आ रही है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली जो टर्म है ये तो बिल्कुल सेम है, जिसको मैं क्या कह सकती हूँ, कर्ल स्क्वायर साई कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, साई ऑफ एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, साई ऑफ एक्स लिख सकती हूँ, हो गया। ये वाली जो टर्म आई, अब आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, लेमडा इक्वल्स टू एम अपॉन वी, क्या पढ़ा था हमने, लेमडा इक्वल्स टू एम अपॉन क्या पढ़ा था, वी पढ़ा था, और वो किन्होंने दिया था हमें, डी ब्रोगली ने दिया था। तो यहाँ से मैं इसको साफ कर दूँ, इसका काम भी खत्म हो गया है, यहाँ से इसका भी काम खत्म हो गया है, और काम तो इसका भी क्या हो गया है, खत्म हो गया है यहाँ से।
हमारे पास बची है ये वाली इक्वेशन। अगर मैं बोर्ड पे पूरी इक्वेशन को लिखूंगी तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं एक एक टर्म को अलग अलग लिख रही हूँ और अच्छे से, ताकि आप अच्छे से इसे नोट भी कर सकें और समझ भी सकें। ये वाली टर्म हमारे पास आ गई, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमने पढ़ी थी, डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, h/mv होता है। लैम्डा कितना होता है, h/mv होता है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। ये क्या थी, वेवलेंथ थी, ये प्लैंक्स कांस्टेंट था, मास था, ये वेलोसिटी थी, ये हमने पढ़ा था। जब हमने ये पढ़ा था तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से, लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हम कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक और काम करेंगे, हम निकालेंगे mv की वैल्यू, ठीक है। अब आप एक बात अब जानते हैं, जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो अगर मैं यहाँ से टोटल एनर्जी की बात करूँ तो मैं मान लो मैं टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ई से, टोटल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ई से। अब बिल्कुल कंफ्यूज ना हो इन टर्म्स में। और काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा है कितना होता है, ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ mv² होती है। और पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं क्या लिख दूँ, v मान लूँ, v से रिप्रेजेंट करूँ, पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं v से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, ½ mv² की वैल्यू निकाल सकती हूँ, जो कि कितनी आएगी, e, v इधर आ जाएगा, e - v हो जाएगी। समझ रहे आप मेरी बात। क्या किया मैंने, डी ब्रोगली ने कहा था कि जो लैम्डा होते हैं वो h/mv होती है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमें ये पता है। यहाँ से अगर मैं टोटल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं ½ mv² लिख रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को मैं V लिख रही हूँ, तो यहाँ से मैं ½ mv² की वैल्यू निकाल सकती हूँ, E - v। और अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूँ तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, mv² की वैल्यू मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, 2 × E - v निकाल सकती हूँ। mv² की वैल्यू मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, 2 × E - v, ठीक है। ये हो गया। तो अब अगर मैं क्या करूं, अब आप यहाँ पे ये वैल्यू, इससे पहले अगर हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा, कर्ल स्क्वायर। आप इस चीज़ को फिर से देखें, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हमने क्या किया है, हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, ये याद होगा आपको इक्वेशन कहाँ से आई थी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन, जब हमारे पास वो एक नॉर्मल इक्वेशन थी तो उसको जब हमने क्या करा था, जो ψ था हमारे पास, जब हमने a sin 2π/λ/x, इसका जब हमने क्या किया था, डबल डिफ्रेंशिएशन किया था, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। अब हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। डी ब्रोगली ने कहा था लैम्डा इक्वल्स टू h/mv होता है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, ½ mv² इसको पुट किया, v हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से mv² इक्वल्स टू 2 × E - v आ गया। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे पुट करूँ लैम्डा की वैल्यू, कर्ल x² इक्वल्स टू -4π² एज इट इज। लैम्डा की जगह पे मुझे क्या लिखना है, h²/mv² है, तो m ऊपर चला जाएगा, v² ऊपर चला जाएगा, ये होगी यहाँ पे ऐसे। और ये वैल्यू ψ एज इट इज हम लिख देंगे। अब mv² की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे कितना है, ये mv है, m²v² है। लैम्डा की वैल्यू h/mv है, तो λ² कितना हो जाएगा, λ² है ना यहाँ पे, h² m² और v² जगह h²/m²v², वो ऊपर चला जाएगा। ये चीज़ यहाँ से इतनी आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाली टर्म में यहाँ से हटा देती हूँ, सिर्फ हम वैल्यू रख लेते हैं mv² की। किसकी वैल्यू रख लेते हैं, mv² की वैल्यू रख लेते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, mv² की 2 × E - v। अब अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ल² ψ/कर्ल x² इक्वल्स टू -4π²। अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख सकती हूँ m × m। ये mv² की वैल्यू पुट कर दूँ, m एज इट इज रहेगा, mv² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × E - v हो जाएगी, हो गई। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, h² आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ψ आ गया। ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब समझे, हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली h/mv से, वहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी के थ्रू किसकी वैल्यू निकाल ली, mv² की। mv² की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी 2 × E - v, जो कि हमारे पास ये आ गई।
अब हमें इसको क्या करना है, फर्दर सोल्व करना है। लेकिन अगर अब मैं बात करूँ, ये तो था सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। हम बात करते हैं जब भी किसी इलेक्ट्रॉन की, अगर जब भी किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, इसको मैं साफ करूँ यहाँ से, स्पेस की बात होती है, 3 डायमेंशंस की बात होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर। ये हो गई तीनों एक्सिस के लिए, वाई के लिए, एक्स के लिए और जेड के लिए, इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर 2 इंटू ई माइनस वी और साई ऑफ एक्स, एक्स वाई और जेड, तीनों डायरेक्शंस के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं क्या लिख दूँगी, 8 लिख सकती हूँ यहाँ पे आसानी से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ई माइनस वी, ये वाली टर्म ऐसे आ गई। ये जो होता है इसे हम बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। जब भी आपको कहीं ऐसा लिखा दिखे और फिर ऐसा लिख दें तो ये ना सोचना कि पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस लगा दिया। जो ये वैल्यू होती है कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, तो इसे हम बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसे, लैप्लेशियन ऑपरेटर। इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आएगा ये, एक पर्टिकुलर एक टॉपिक भी देगा, स्पेसिफिक टॉपिक है हमारे लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हम डेल बोल देते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या बोल देते हैं, इसको लैप्लेशियन ऑपरेटर बोल देते हैं। ये स्क्वायर के ही इक्वल होता है, आप इसका याद रखिए, ये होता है लैप्लेशियन ऑपरेटर। इससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं आप, ये बात ध्यान रखेंगे कि ये लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी मैं इसको इससे रिप्लेस नहीं कर रही हूँ। ये हो गया हमारे पास इतना। अब अगर मैं क्या करूँ, अब वहाँ तक मुझे पहुँचना है, छोड़ तो यहीं यहाँ पे भी सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया गया, इसको ऐसे लिखा गया। अब ऐसे कैसे लिखूँ मैं इसको, ऐसे, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली एज इट इज़, ये वाली टर्म है ऐसे, ठीक है। सिर्फ क्या किया है, इस वाली टर्म को इधर ले आए, माइनस था प्लस हो गया, उधर कुछ नहीं बचा, क्या हो गया, 0 हो गया। इस वाली, ये जो साई ऑफ एक्स वाई जेड लिखा है, इसकी बजाय इसको एक्स वाई जेड हटा के सिर्फ साई लिख सकते हैं, वो क्या होगा, अंडरस्टूड होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं और यहाँ पे आप साई लिख रहे हैं, तो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारे पास आ गई। यही हमारे पास क्या थी, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। अब आप सोचेंगे लैप्लेशियन ऑपरेटर क्यों बताया, यूज़ तो किया नहीं आपने, तो करते हैं यूज़ उसे भी। इस वाली इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे भी कई तरीक़ों से लिख सकते हैं, और मोस्टली जो मैं तरीका आपको सिखाने जा रही हूँ उसी तरीके से इसको लिखा जाता है। वाली चीज़ यूज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, तो इसको साफ कर देते हैं, ऊपर वाली यूज़ करते हैं। ये थी हमारी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो हमने क्या कर ली, डिराइव कर ली। अब क्या हुआ, ये वाली जो इक्वेशन थी, अगर मैं क्या करूं, इस वाली टर्म को थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, तो मैं लिख सकती हूँ 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई, ठीक है, माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू वी, ठीक है, और साई मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पूरे का ही फंक्शन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, एक तो मैं यहाँ पे ई साई लिखूँ, या फिर हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे क्या आ गया, वी साई आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, ये वाली टर्म एज इट इज, कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब अगर मैं क्या करूँ, इस वाली टर्म को उधर ले जाऊँ, क्योंकि टोटल एनर्जी है, मैं टोटल एनर्जी को उधर ले जाऊँ तो कोई इशू नहीं होगा, तो ये वाली पूरी टर्म को मैं फिलहाल के लिए क्या लिख लूँ, लैप्लेशियन ऑपरेटर लिख लूँ इस वाली टर्म को, और इधर क्या है 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, माइनस है यहाँ पे, और अपॉन क्या है, एच स्क्वायर वी ऑफ साई, और इसको मैं ले गई उधर, ये था प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई साई, माइनस हो गया। अगर मुझे क्या करना है, इस टर्म को और छोटा करना है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, इसको मैं पूरे टर्म को एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, यहाँ पे क्या रहेगा, ई साई रहेगा, इससे क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ इस वाली टर्म को भी, ठीक है, इस वाली टर्म को भी कर दूँ एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, इधर था हमारे पास क्या, माइनस, और इसको भी कर दूँ एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम कर दूँ, तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, 8 से 8 ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी,
कैंसिल आउट हो जाएगी। आई बात समझ? क्या किया मैंने, बस मैंने इसको थोड़ा सा क्या करा, सेपरेट करके लिखा। इस वाली टर्म को मैं उधर लेगी क्योंकि टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी को हम साइड में रख लें। पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हमने किससे ऐड कर रखा है, बल्कि सब्ट्रैक्ट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाली टर्म आ गई हमारे पास, इतनी आ गई इक्वेशन। अब मैं अगर क्या करूँ, मुझे यहाँ पे माइनस ई साई है, मुझे अगर इसको प्लस बनाना है तो ये वाली टर्म नेगेटिव कर दूँ, माइनस एच स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे 8 पाई स्क्वेयर एम डेल्टा स्क्वेयर लैप्लासियन ऑपरेटर का स्क्वायर, और ये वाली टर्म अगर माइनस थी तो ये वाली क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस वी साई हो जाएगा। कुछ नहीं बचा ना, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया, और उधर क्या बच जाएगा, ई साई बच जाएगा। हो गया टर्म ऐसे। इक्वेशन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इस वाली इक्वेशन को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर एम डेल स्क्वेयर प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका है जो आप खैर आगे बढ़ेंगे, पर मैं बता देती हूँ, कुछ नहीं है वो। अगर आप एग्ज़ाम में ये करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से करके आए, और जो इक्वेशन जो मैंने स्टेप्स करे हैं वो एक भी स्टेप अपना छोड़े तो अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इस वाली इक्वेशन की बात कर रही हूँ, इस वाली स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। अब ये वाली आ गई यहाँ पे ऐसी टर्म, तो क्या होता है, ये जो टर्म है ना, ये वाली पूरी टर्म माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर एम डेल स्क्वेयर प्लस वी साई, ये वाली टर्म, इसको लिखा जाता है एच साई और इक्वल्स टू, इस आपने देखा होगा, ठीक है। बुक अगर ये वाली क्वांटम वाली आपने खोली है और आगे देखा है कि क्या क्या इक्वेशंस हैं, तो उसमें आपको ये इक्वेशन ज़रूर मिली होगी। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोला जाता है इसे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इस वाली पूरी टर्म को हम एच साई लिख देंगे और ये हो जाएगा इसके इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये वाली पूरी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने आपको आज डिराइव करने सिखाई। उसके बाद दूसरा तरीका बताया इसको कैसे लिखते हैं, और एक तीसरा तरीका बताया जिसमें हमने क्या यूज़ करा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो थी ही मेन, उसके साथ हमने दो नई टर्म सीखी हैं। एक तो हमने सीखा है लैप्लासियन ऑपरेटर। क्या सीखा है, लैप्लासियन ऑपरेटर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे उल्टा ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है। आप ऐसा ना बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं, ऐसे। ये क्या होता है, हमारा लैप्लासियन ऑपरेटर सीखा, और हमने क्या सीखा, एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन क्या सीखा, ऑपरेटर हमने आज सीखा। तो ये हमने 3 चीज़ें सीखी जो कि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। तो आप इस लेक्चर को देखें अच्छे से, और इसके नोट्स बनाएं, अच्छे से प्रिपेयर करें, और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को बार बार लिख के देखें, ताकि आप इसको अच्छे से क्या कर सकें, एग्जाम में कवर कर सकें, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।